रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती। जो भी ज़िंदगी से मिले उसको खुशी से जियो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतज़ार नहीं करती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खूबसूरत होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियों के बारे में, और हम इसके अंतर्गत हम 4 चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, और तीसरा है संधि, और चौथा है समास। प्रत्यय को याद रखिए परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा शब्द निर्माण हेतु मुख्यतः 4 युक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहला आपका उपसर्ग, दूसरा परसर्ग या प्रत्यय, और तीसरा संधि, और चौथा समास। एक एक करके हम इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, संधि क्या होता है और समास क्या होता है। तो बिना स्किप करे जो है वीडियो को पूरा देखना है, ताकि यह आपके समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए उपसर्ग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग देखिए, उपसर्ग यानी मतलब उप मतलब पहले, उप मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद, उप मतलब पहले। उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में, हमने कहा ना उप मतलब पूर्व, ठीक है ना, जुड़कर उस शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। हिंदी में उपसर्ग प्रायः 3 स्रोतों से आए हैं। ठीक है, संस्कृत में लगभग 22 उपसर्ग, उर्दू, फारसी से और हिंदी से। इन 3 स्रोतों से क्या है? हिंदी में उपसर्ग आया हुआ है। तो संस्कृत के उपसर्गों की हम पहले बात कर लेते हैं, समझते हैं इस बात को। ठीक है, देखिए संस्कृत के इसमें उपसर्ग, अर्थ और उनका उदाहरण। जैसे उपसर्ग है अति। क्या है? अति। अति का अर्थ होता है अधिक। उदाहरण के तौर पर अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। ठीक है ना, कौन कौन सा? अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय और अत्यंत। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधि की। किसकी भैया? अधि की। देखिए अधि से क्या होगा? अधि मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ऊपर। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाए अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म और अधिराज। ठीक है ना। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है? अनु। अनु है ना, तो भैया अनु की बात कर लेते हैं। देखिए अनु मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पीछे। ठीक है, इसके उदाहरण में अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार, अनुपात आदि। ठीक है ना, ये सभी। नेक्स्ट उपसर्गों पर आते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए हमने 22 की बात करी है। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों में 22 की बात करी, और अभी सिर्फ 3 ही उपसर्ग के बारे में अभी बताया, और बाकी के विषय में आगे है। ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा उपसर्ग कौन कौन से? अभी। अभी से क्या? अभी का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? और यानी पास। अभी का मतलब और यानी पास। उदाहरण के तौर पर अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। अव से क्या होगा? अव का मतलब होता है नीचे या हीन, नीचे या हीन। इसका उदाहरण हो जाएगा अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन। ठीक है ना। और आ का जो अर्थ होता है वो होता है तक, और या समेत, इसका अर्थ होता है। उदाहरण की बात करें तो आकर्षण, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन। ठीक है, अगर उत की बात करें तो इसका अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। तो इसका उदाहरण हो जाएगा उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम और उन्नति। ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि उप की। उप का मतलब होता है निकट या सदृश, निकट या सदृश। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा उपकार, उपदेश, उपनाम। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? उपनेत्र। ठीक है, उपभेद और उपयोग, उपभेद और उपयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर की। जैसे दुर मतलब होता है बुरा, कठिन या दुष्ट, तो उसी का क्या हो जाएगा? उदाहरण दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल और दुर्दिन।
ठीक है ना। दुष्ट से क्या हो जाएगा, दुष्ट का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन, इसका भी होता है, तो दुष्ट से हो जाएगा दुष्कर्म, दुष्प्राप और दुस्साह। नी उपसर्ग की अगर हम बात करें तो नी का होता है, इसका अर्थ होता है भीतर, नीचे या फिर बाहर। तो इससे हो जाएगा इसका उदाहरण निकृष्ट, निदर्शन, निबंध, नियुक्त, निरूपण, निपात, ठीक है ना। निर की बात करते हैं तो निर का अर्थ होता है बाहर या निषेध, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा निर्मम, निरपराध, निर्भय, निराकरण और निर्दोष, ठीक है। और नेक्स्ट उपसर्ग की बात करते हैं निस। निस का मतलब होता है बाहर या निषेध, इसका भी यही अर्थ होता है, लेकिन उदाहरण ऐसे होते हैं निस का, निश्चल, निश्चय, निष्काम, निस्संदेश, ठीक है ना। प्रा उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, आगे या ऊपर भी कहा जाता है। तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा प्रकाश, प्रख्यात, प्रयोग, प्रभु, प्रसार, प्रस्थान, ठीक है। परा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है पीछे या उल्टा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्तन, ठीक है। और पर जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, आसपास या फिर चारों ओर। तो इसका उदाहरण हो जाएगा परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिणय और परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग आता है प्रति। तो प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है विरुद्ध या फिर सामने, तो इसका उदाहरण हो जाता है प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार और प्रत्यक्ष, ठीक है। और वि जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है भिन्न, विशेष या फिर अभाव, ठीक है। इसका अर्थ हो, इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा वि से विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष और विस्मरण, ठीक है। सम ये भी आपका क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अच्छा या फिर साथ या फिर पूर्ण। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष, संरक्षण, संहार, ठीक है। जो सु उपसर्ग है इसका अर्थ होता है अच्छा या फिर सहज, तो इसका जो उदाहरण होता है वो जैसे होता है सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर और स्वागत, ठीक है ना। सुदूर और भैया स्वागत, ठीक है ना, ये हो जाएगा स्वागत। नेक्स्ट आता है उद। उद उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर, श्रेष्ठ या फिर ऊंचा, तो इसका जो उदाहरण हो जाता है उद्यम या उद्देश्य। तो ये जो थे वो आपके संस्कृत के उपसर्ग थे, ठीक है। टोटल हमने 22 बताया है, तो 22 के विषय में हमने आपको बता भी दिया है, और उसके एग्जाम्पल, उसका अर्थ और कौन कौन से इसमें जो है उपसर्ग आते हैं वो भी हमने बता दिया है। अब बात करते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग की, ठीक है। तो उर्दू फारसी के उपसर्ग की बात भी कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि कौन कौन से हैं। देखिए पहला है इसमें अल। पहला क्या है भैया, अल। अल मतलब होता है निश्चित। अल मतलब क्या होता है, निश्चित। इसका जो उदाहरण हो जाएगा जैसे अलगरज, अलबत्ता। अलगरज हो जाएगा, अलबत्ता हो जाएगा, जो कि अल से बन रहा है ना, अल उपसर्ग से बन रहा है। एन उपसर्ग का अर्थ होता है ठीक, तो इसकी जो उदाहरण होता है जैसे एन जवानी, एन वक्त, ठीक है। कम आपका उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है थोड़ा या दीन, उदाहरण हो जाएगा कम उम्र, कम कीमत, कमज़ोर, कम वक्त, कम हिम्मत, ठीक है। खुश उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, यानी उदाहरण खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, ठीक है। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न, विरुद्ध, तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो होगा गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब और गैर सरकारी, ठीक है। दर। दर उपसर्ग का अर्थ होता है में, तो इसका उदाहरण हो जाएगा दरअसल, दरकार, दरखास्त और दर हकीकत, दर हकीकत। नेक्स्ट आता है ना उपसर्ग। ना उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, तो इसका जो मतलब उदाहरण होगा वो होगा जैसे ना उम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज और नालायक। जो ये उदाहरण हैं वो कौन से उपसर्ग के हैं, ना उपसर्ग। और ना उपसर्ग किसके उपसर्ग हैं, तो उर्दू फारसी के उपसर्ग है। फी की बात कर लेते हैं। फी का अर्थ होता है में या फिर प्रति, तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा फी आदमी, फी ज़माना, फी साल, क्या हो जाएगा, फी साल। नेक्स्ट आता है बा उपसर्ग। बा उपसर्ग का अर्थ होता है और, में या फिर अनुसार, तो इसका उदाहरण होता है बनाम, बाइजलास और बस, बा दस्तूर, क्या हो जाएगा, बा दस्तूर, जो कि बा से बन रहा, बनाम है ना, बा इजलास और बा दस्तूर, ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। बद की बात करें तो बद का अर्थ होता है बुरा, तो बद से बनेगा उदाहरण में बदगार, बदकिस्मत,
बदनाम, बदमाश। अगर बदमाश की बात करें तो बदमाश जो इसमें बद शब्द आता है ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है, इस बात को नोट कर लीजिए। बर की बात करें तो बर का अर्थ होता है ऊपर, तो बर के उदाहरण में आएगा जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरकरार, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर आता है बा, ठीक है, उसका अर्थ होता है साथ, ठीक है, तो उसका उदाहरण हो जाएगा बा, जैसे हो गया बाजाब्ता, बाकायदा, बा इज्जत, ठीक है ना। बिल, बिल उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ, ये भी इसका अर्थ होता है साथ, इसका उदाहरण हो जाएगा बिल्कुल और बिलमुक्ता, क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिलमुक्ता। नेक्स्ट आता है बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, तो इसका हो जाएगा बिला से बिला कसूर, बिलासक और बिला वजह, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बे, बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा बेईमान, बेचारा, बेतरह, बेवकूफ़, ठीक है ना, और बेवकूफ़ के साथ साथ क्या हो जाएगा, बेरहम, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ला उपसर्ग की, तो ला उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है बिना या अभाव, तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा लाचार, लावारिस, है ना, लाजवाब और ला मजहब। नेक्स्ट आता है सर उपसर्ग, सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य, और इसका उदाहरण होता है सरकार, सरताज, सरनाम और सरहद, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अभी आपके उर्दू फारसी के उपसर्ग हो गए। और देखते हैं इसमें 2-3 और रह जाते हैं, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। चलिए, आता है हम उपसर्ग, हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, समान, जिसका उदाहरण होता है हम उम्र, हमदर्दी, हमराह और हम वतन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आपके उदाहरण होते हैं हम उपसर्ग के, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हर उपसर्ग, ठीक है, उर्दू फारसी का उपसर्ग है हर उपसर्ग, तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक, इसका उदाहरण होता है हर रोज़, हर चीज़, हर साल, हर तरह, बहुत लोग बोलते नहीं हर साल की तरह ये भी होगा, हर तरह आप ये ऐसे ही करते हैं, हर रोज़ आप यूं ही देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो आप हर उपसर्ग देख रहे हैं ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है, ठीक है, जिससे उदाहरण बनते हैं हर रोज़, हर चीज़, हर साल और हर तरह। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्गों की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है आपका आ उपसर्ग, ठीक है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, जिसका उदाहरण होता है अजान, अथाह, अबेर और अलग, ये इसके उदाहरण होते हैं। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, जिसका उदाहरण होता है अधकच्चा, अधखिला, अधपका, अधमरा। नेक्स्ट आता है उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, ठीक है, जिसका उदाहरण होता है 19, उन से क्या हो जाएगा 19, 29, 49, 59, है ना, 79, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, एक आपको बताना है उनसे कौन सा नंबर बनेगा, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं औ की, ठीक है, औ उपसर्ग की। तो औ उपसर्ग का अर्थ होता है हीन या निषेध, जिसका ये अर्थ होता है, जिसका उदाहरण होता है अवगुण, अवघट, अवसर। नेक्स्ट आता है दू उपसर्ग। दू उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन, जिसका उदाहरण होता है दुकाल, दुबला। नेक्स्ट आता है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, जिसका उदाहरण होता है निकम्मा, नी से निडर, निरोगी, निहत्था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका बिन, ठीक है ना, क्या आता है बिन, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए बिन में क्या क्या आता है। बिन में आता है, बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, जिसका उदाहरण होता है बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याहा, ठीक है ना, ये होते हैं इनके उदाहरण। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या फिर ठीक, पूरा होता है या फिर ठीक होता है, जिसका उदाहरण होता है भरपेट, भर दौड़, भरपूर, भरसक, भरकोस, ठीक है। तो ये थे आज का फर्स्ट टॉपिक, ये था आज का आपका फर्स्ट टॉपिक, कौन सा भैया, उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग। तो इस बात को याद रखिए कि जो संस्कृत के जो आपके उपसर्ग हैं उसमें संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है, और हिंदी के उपसर्ग हमने आपको बता रखे हैं कि हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि हमेशा के लिए चीज़ें क्या हो जाएं, आपको याद हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं। नेक्स्ट हम
जो है टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो उप का मतलब होता है पहले। अगर जो है उपसर्ग का मतलब पहले होता है तो इसमें शब्द के पहले आता है, तो प्रत्यय का मतलब होता है बाद, ये शब्द के बाद में आता है। ठीक है ना, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए प्रत्यय। प्रत्यय आपको मालूम होगा प्रत्यय का अर्थ और प्रत्यय की परिभाषा। देखिए परसर्ग भी इसको कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं या प्रत्यय भी कहते हैं। तो उन शब्दांशों को कहते हैं प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर, अंत में आई बात समझ में, लास्ट में शब्द का अर्थ क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय क्या लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्दों के पूर्व में लगते हैं। आई बात समझ में भैया। तो उदाहरण के तौर पर जैसे पन है, तो प्रत्यय से बना जैसे शब्द है पन से लड़कपन, बचपन आदि। पन कहाँ आ रहा, शब्द के अंत में आ रहा, इसलिए ये क्या है, प्रत्यय है। अभी अगर हम सिर्फ आपको बता दें जैसे कि है ना, जैसे हमने कह दिया सुदामा, तो सुदामा में सु क्या है, आपका उपसर्ग है। सु क्या है भैया, उपसर्ग है। ठीक है ना, तो वैसे ही देखिए सु कहाँ आया, पहले आया शब्द के, तो ये क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। ये शब्द के बाद में आया, जैसे बच के बाद में आया पन, तो ये क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया। तो इस तरीके से पन प्रत्यय से बना शब्द कौन कौन से हैं, लड़कपन और बचपन। आई बात समझ में। अभी हम इसके विषय में और गहन अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि संस्कृत प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है ना, कृवंत और तद्धित। कौन सा, कृवंत और दद्धित, दो भागों में संस्कृत प्रत्यय को बांटा गया है। कृवंतः यानी कृवंत क्या होता है, समझते इस बात को कि ये वे प्रत्यय हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं, कृवंत प्रत्यय होते हैं। याद रखिए इस बात को। जैसे अक, एरा, आक इत्यादि, इनके उदाहरण इस प्रकार से हैं या निम्नलिखित हैं। जैसा कि अक की बात करें तो अक का अर्थ हुआ जैसे लेखक, अक, लेखक। खक का मतलब क्या है, अक। खक का मतलब क्या है, अक से आ रहा। पाठक, ठक, अक, ठक, अक। ये जब आप पढ़ेंगे इन शब्दों को, जब आपको खुद ही लगेगा कि नहीं इसमें अक प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, कृवंत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है भैया, कृवंत प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे आक। आक में आता है तैराक। राक को जरा गहराई में जाइए, राक, आक, राक, आक। ठीक है ना। एरा यानी लुटेरा, एरा यानी लुटेरा। ठीक है ना, एरा शब्द आ रहा। आलू यानी झगड़ालू, आलू आ रहा ना। तो आलू आपका जो ये प्रत्यय है, ये कैसा प्रत्यय है, कृवंत प्रत्यय है संस्कृत का। ठीक है ना, झगड़ालू। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तद्धित की। ठीक है, अभी हमने कृवंत प्रत्यय की बात करी है, अब हम तद्धित प्रत्यय की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ये प्रत्यय होते हैं, क्या इनके उदाहरण होते हैं। देखिए तद्धित ये वो प्रत्यय हैं जो क्रियाओं के अतिरिक्त संज्ञा, विशेषण आदि से जुड़ते हैं। जैसे पा का पन, आ इत्यादि। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे पा की बात करते हैं तो पा में आता है जैसे बुढ़ापा, लास्ट में क्या आ रहा है, पा आ रहा है। बहनापा क्या आ रहा है, पा आ रहा है। वहीं पर बड़ा आ जैसे प्यासा तो सा आ रहा है, निराशा तो सा आ रहा है। नेक्स्ट प्रत्यय आप बताओगे, तद्धित प्रत्यय आप बताओगे, एक इसका उदाहरण क्या आएगा जो जिसमें आपका लास्ट में आए और लास्ट में क्या है, पाए। ठीक है ना। पन का क्या हो जाएगा भैया, बचपन। लास्ट में क्या आ रहा है भैया, पन आ रहा है। ठीक है ना। तो ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। कैसे प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। हिंदी के अपने प्रत्यय भी काफ़ी मात्रा में हैं। इस संदर्भ में एक विशेष बात यह भी है कि ठीक है ना, यह भी है कि संस्कृत से हिंदी के विकास की प्रक्रिया में, ठीक है ना, जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ है उनमें से एक क्षेत्र प्रत्ययों का भी है। ऐसे प्रत्ययों में आरी, आहट, अक्कड़ इत्यादि प्रमुख हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे अक्कड़ का क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। ठीक है ना, पियक्कड़। आहट का क्या हो जाएगा, फुसफुसाहट, है ना। ये क्या हो जाएगा, फुसफुसाहट हो जाएगा। इसका एक प्रत्यय आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आहट का क्या होगा। ठीक है ना। हाँ,
नेक्स्ट आता है आरी, ठीक है। आरी का जो होगा वो क्या होगा, पुजारी होगा, बीमारी होगा। इसका भी एक आपको शब्द बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि आरी प्रत्यय का एक शब्द आपको बनाना है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया आप आज आपके 2 टॉपिक, ठीक है। इसको पूरा क्लियर करके फिर से आपको बताते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हुआ। पहला हुआ आपका उपसर्ग, पहला कौन सा हुआ भैया, उपसर्ग हुआ। और दूसरा आपका कौन सा हुआ भैया, प्रत्यय हुआ। उपसर्ग में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आपने सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, फिर उसके बाद उर्दू फारसी के उपसर्ग पढ़े। किसके पढ़े भैया, उर्दू फारसी के उपसर्ग पढ़े। उसके बाद आपने किसके पढ़ा, हिंदी के उपसर्ग पढ़ा। किसके पढ़ा भैया, हिंदी के उपसर्ग पढ़ा। अभी उसके बाद आपने क्या पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा। प्रत्यय में आपने जाना कि संस्कृत के प्रत्यय जो हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना, कृवंत और दूसरा क्या, तद्धित। कृवंत और भैया क्या है, तद्धित है, ठीक है ना। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, ताकि कभी भी आप भूलें ना। और यह जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ एकेडमिक क्लास की हिंदी में नहीं अपितु, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संधि की, यानी सेकंड जो आपका टॉपिक आता है वो कौन सा होता है भैया, संधि का होता है। किसका होता है भैया, संधि का होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए संधि क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आप भी इस बात को देख सकें, ठीक है। देखिए संधि क्या है, संधि है 2 वर्षों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहा गया, 2 वर्षों के मेल से, वर्षों लिखा हुआ है जबकि ये शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 वर्णों के मेल से। भैया 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि एक शब्द व दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। इसके 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं भैया, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्वर संधि क्या होता है, फिर बताएंगे व्यंजन संधि क्या होता है, फिर बताएंगे विसर्ग संधि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पहला संधि यानी स्वर संधि, ठीक है। दूसरे हम कलर का क्या ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए स्वर संधि, स्वर संधि का मतलब होता है 2 स्वरों के मिलने से होने वाली संधि। 2 स्वरों के मिलने से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय तो क्या हो जाता है भैया, इक्वल विद्यालय, ठीक है ना। यानी इसको समझने के लिए स्वर संधि क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि विद्या, ठीक है ना, प्लस आलय मिला करके क्या बनता है भैया आपका विद्यालय। क्या बनता है भैया आपका विद्यालय। तो इसमें 2 स्वर आए कि नहीं आए, एक स्वर आया आपका विद्या, दूसरा स्वर आया आपका आलय, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया विद्यालय। तो ये आपका हो गया स्वर संधि। कैसा संधि, स्वर संधि। परिभाषा क्या होगी, 2 स्वरों के मिलने से होने वाली जो संधि है वही आपकी स्वर संधि कहलाती है। नेक्स्ट हम आते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि क्या होता है, तो देखिए व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि व्यंजन ही संधि कहलाती है। जैसे जगत प्लस नाथ तो क्या हो गया भैया जगन्नाथ। क्या हो गया भैया जगन्नाथ। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की जो संधि होती है वो विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। जैसे दुस प्लस शासन, देखिए ये विसर्ग है कि नहीं, आप चिन्हों को पहचानिए क्यों ऐसे वैसे जा रहे हैं। जैसे देखिए व्यंजन के साथ स्वर या अथवा व्यंजन संधि आने वाली, जैसे जगत है तो जगत के साथ देखो नाथ आ गया तो हो गया जगन्नाथ। वैसे दुस के साथ देखो ये जो बिंदी रखी हुई है इसका मतलब हो गया विसर्ग आ गया, तो दुस प्लस शासन तो क्या हो गया दुस्शासन या दुस्शासन। ऐसे हमने क्या कर दिया इसको, ठीक है ना, फाइंड आउट कर लिया और जान लिया। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक प्रकार से विसर्ग संधि ही तो हुआ, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हुई, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि जो है वो आपकी क्या कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। कोई समस्या भैया नहीं है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। यहाँ पढ़ेंगे संधि के बाद समास, संधि के बाद भैया क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। और समास को आपको बड़ी ही गहराई के साथ ध्यान देना है और इसे समझना है। देखिए समास है क्या, जब 2 शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, जब 2 शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं
तो इसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को समासिक शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं, सामासिक शब्द भी क्या कहा जाता है। आई बात समझ में भैया। तो ये था आपका समास की परिभाषा। अब बात कर लेते हैं उसके मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, और इस बात को हम समझते हैं कि समास होते कितने प्रकार के हैं और उसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए समासिक शब्द को, अभी जो हमने कहा ना कि दो शब्दों से मिलकर के वो समास बनता है, तो उसी को हम समासिक शब्द भी कहते हैं। तो अब देखिए इस पॉइंट में कहा गया है कि समासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ पुनः लिखना विग्रह कहलाता है। पुनः लिखना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। जैसे समास विग्रह आप करते हो, तो समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। कितने भेद हैं भैया, 4 भेद हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका, है ना, इसको बोलते हैं हम द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं भैया, द्वंद्व समास। और इसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। कैसा समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। द्वंद्व समास ये कैसा समास है भैया, द्वंद्व समास है। थोड़ा सा लिखावट में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, आप उसी को मानिए, आप उसी को पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आप एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है और बहुव्रीहि समास क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसी में हम आपको बताएंगे। अभी आपके मन में आ रहा हो भैया आपने तो द्वंद्व समास की कहीं पर चर्चा ही नहीं करी। ऐसा कुछ नहीं, आपको बताएंगे ना कि द्वंद्व समास कहाँ पे आएगा, और द्वंद्व समास के विषय में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, किसके अंतर्गत आता है और उसमें है क्या क्या चीज़ें। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं ताकि एग्जाम्पल सहित आपके समझ में आए। देखिए अव्ययी भाव समास होता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो। भैया जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो तथा उत्तर पद क्या हो, गौड़ हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यथा विधि, आजन्म, परोक्ष, यथा स्थान, आमरण, समक्ष, यथा क्रम, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, यथा संभव, प्रतिमान, व्यर्थ, ये सभी आपके कौन से हैं भैया, अव्ययी भाव समास हैं। कौन से समास हैं भैया, अव्ययी भाव समास हैं, ठीक है। हमने कहा ना भैया कि इसमें पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। पहला पद क्या होगा भैया, प्रधान होगा, ठीक है। जैसे कि यथा आपका हो गया, आ हो गया, ठीक है ना, आपका वैसे ही, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। यह जो पूरा शब्द है वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। यह पूरा शब्द क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, अव्यय होता है। ये क्रिया विशेषण होता है कुल मिला करके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की, और यहाँ पर पढ़ते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक है। देखिए जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा जैसे कि घुड़सवार और हस्तलिखित, इसमें दूसरा पद देखो, इसमें क्या है, प्रधान है। प्रधान क्या है, जैसे लिखितपन, और इसमें क्या है, सवार, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास यही कहता है कि जिस समास का दूसरा पद क्या हो भैया, प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे घुड़सवार, हस्तलिखित। इस समास का पहला पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। बहुधा संज्ञा, इस समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। कौन कौन से, पहला व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। यानी पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष के विषय में, ठीक है। तो देखिए व्याधिकरण जो तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष ही क्या है, तत्पुरुष समास है। व्याधिकरण तत्पुरुष ही तत्पुरुष समास है। द्विगु समास इसी तत्पुरुष का उदाहरण है। यानी द्विगु समास जो है ना वो व्याधिकरण तत्पुरुष का ही क्या है, उदाहरण है। तो द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु का मतलब होता है भैया दुई। द्विगु का मतलब क्या होता है, दुई। दुई का मतलब होता है भैया क्या, दो। द्विगु का मतलब क्या होता है भैया, दो। तो दो क्या है, कोई संख्या है। इसलिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, सतसाई, चतुर्भुज, दुराहा, अष्टवक्र, तिराहा, पंचवटी, षष्ठमुखी, नवरात्रि। 9 संख्या, चौ
संख्या 7, संख्या चतुर्भुज 4, दुराहा 2, अष्टायक 8, तिराहा 3, पंचवटी 5, षष्ठ 6 और 9। ये सब संख्या है कि नहीं है भैया? संख्या है ना। तो इसलिए तो कहा गया दुग्ध समास में कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे दुग्ध समास कहते हैं। तो पहला पद तो भैया यही है ना, चौ, सत, है ना, चतु, दू, अष्ट, ती, पंच, षष्ठ, 9। तो ये सब क्या है? संख्यावाचक ही तो हैं। तो इसलिए इस समास को हम क्या कहते हैं? दुग्ध समास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और हम आपको बताते हैं समानाधिकरण यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास के विषय में। तो समानाधिकरण तत्पुरुष का जो प्रचलित नाम है वो है कर्मधारय समास। वो भैया क्या है भैया? कर्मधारय समास। किसी लोगों में कन्फ्यूजन होगी, सर ने कर्मधारय समास तो बताया ही नहीं। भैया बताया है, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है। पहला विशेषण, दूसरा विशेष से। कैसे भैया? विशेषण समझते हो, है ना? जैसे घोड़ा काला है तो काला उसका विशेषता हुई। तो कहने का मतलब वही चीज़ है कि पहला पद क्या है? विशेषण है, तो दूसरा पद क्या है? विशेष से है। जैसे उदाहरण पे आते हैं, हम आपको दिखाते हैं संपूर्ण उदाहरण को। पहला है आपका पीताम्बर, पीला है अंबर, है ना? नीलपीत, दही बड़ा, नीलकमल, पुरुषोत्तम, शीतोष्ण, बंद्रमुख, नीलगाय, प्रभुदयाल, कर्मबंध, खड़ी बोली, शिवदीन, मृदुमंद, कालापानी, रामदहीन, धर्मबुद्धि, पुरुष रत्न। ये सभी क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। कौन से समास के उदाहरण भैया? कर्मधारय समास के क्या है भैया? उदाहरण हैं। आई बात समझ में? कोई समस्या भैया नहीं है ना? ये होता है आपका, ठीक है ना? कर्मधारय समास के क्या है? उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है तत्पुरुष समास के प्रकारों में, और इसके विषय में आपको बताते हैं कि तत्पुरुष समास के प्रकारों में एक नन्य तत्पुरुष समास भी होता है। क्या होता है? नन्य तत्पुरुष समास भी होता है, जिसका पहला पद निषेधात्मक होता है। इसके कुछ क्या हैं? उदाहरण हैं, इष्टव्यय हैं। जैसे कि बात करते हैं कौन कौन से भैया? अकर्मक, भैया अकर्मक, अनाथ, अनंत, अपप्राप्य, अनमोल, अमान, असार, अजान, अनगिनत। ठीक है, कहा क्या गया है? पहले इस पे जाइए। कहा गया है कि तत्पुरुष समास के प्रकारों में एक नन्य तत्पुरुष समास भी होता है, जिसका पहला पद निषेधात्मक होता है। कैसा होता है? निषेधात्मक होता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे निषेधात्मक, है ना, निषेध युक्त, ठीक है ना? जैसे अकर्मक, अनाथ, अनंत, अपप्राप्य, अनमोल। कभी देखा है? कभी मंदिर पे जाओ भैया, कभी मंदिर जाओ भैया, कभी अस्पताल जाओ। आई बस समझ में? कभी यहाँ पर देखा कहीं भी लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, ऐसे धूम्रपान निषेध। निषेध मतलब समझते क्या होता है? वर्जित है भैया, मना है, ठीक है ना? इसे आप नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करने का मतलब ये सभी क्या है? निषेधात्मक इसका पहला पद है, यानी आ जहाँ लग जाए तो समझ लो निषेधात्मक है। जैसे निषेध आता है ना, जैसे अकर्मक, आप इस कर्म को नहीं करेंगे। अनाथ, भाई बच्चा नहीं है। अनंत, ठीक है। अपप्राय, अनमोल, अमान, असार, अजान, अनगिनत, सभी में आ रहा, तो ये निषेधात्मक होता है, इसलिए आ रहा है। आई बस में कोई समस्या भैया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद बराबर महत्व के हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्वंद्व समास कहते हैं। सब पे मत जाइए, बस इस पे जाइए कि दोनों पद क्या होते हैं? इसके प्रधान होते हैं, ठीक है। अर्थात पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है उनमें बराबर का महत्व होता है। वही जब बराबर का महत्व हो तो वो कैसा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कैसा समास होता है भैया? द्वंद्व समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसके उदाहरण दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि ये देखिए, जैसे हो गया आपका कौन सा? साग पात, गाय बैल, दाल भात, भूल चूक, जीव जंतु, बेटा बेटी, घटी बड़ी, हाथ पाँव, राधा कृष्ण, माता पिता, रुपया पैसा और आचार विचार। ये जो आपके उदाहरण हैं, ये किसके उदाहरण हैं भैया? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं भैया? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पद क्या हैं? प्रधान हैं।
ठीक है ना। दोनों पद क्या हैं, प्रधान है, चाहे वो राधा कृष्ण का ले लो, चाहे माता पिता का ले लो, चाहे रुपया पैसा का ले लो, ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो प्रकार वो है बहुव्रीहि समास। कैसा भैया, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के विषय में हम जानकारी लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको भी साफ तरीके से दिखे। बहुव्रीहि समास बताते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास होता है जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने अपने पदों के भिन्न तीसरे अर्थ की व्यंजना करता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहते हैं कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, अगर एक शब्द है लंबोदर, तो लंबोदर शब्द में इसमें दोनों पद हैं, जैसे लंब और दर। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों पद क्या हैं, प्रधान नहीं हैं। आई बात समझ में, नहीं है तो क्या करते हैं, ये तीसरे की व्यंजना करता है, तीसरे अर्थ की क्या करता है, व्यंजना करता है। तो जब जहाँ तीसरे अर्थ की व्यंजना करने लगे तो वो समास कैसा होता है, बहुव्रीहि होता है। ठीक है ना। यथा, जैसे कि चंद्रमौलि चंद्र है, ठीक है, सिर पर जिसके अर्थात शिव वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती चक्रपाण चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। इसका क्या अर्थात हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। यानी तीसरे की क्या करता है, ये अर्थ को संबोधित करता है, इसलिए ये कैसा समास हुआ, बहुव्रीहि समास हुआ। नेक्स्ट आते हैं बहुव्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को, और इस उदाहरण से समझेंगे बहुव्रीहि समास है क्या। नंबर फर्स्ट है लंबोदर, दूसरा है पीताम्बर, तीसरा है दिगंबर, चौथा है चतुर्भुज, फिर है नीलकंठ और उसके बाद है श्वेतांबर। ठीक है, कैसे लंबोदर में, यानी देखिए इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, मतलब देखिए लंबोदर है तो लंबोदर में दो शब्द आते हैं, लंब और उदर, और जिनका दोनों पद प्रधान नहीं है, ये जो विशेषता प्रकट करते हैं वो तीसरी की करते हैं। जैसे लंबा है उदर अर्थात क्या, गणेश, तो गणेश की ये विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए ये कैसा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। आई बस समझ में। नेक्स्ट आता है पीताम्बर, यानी पीला है अंबर, पीताम्बर मतलब पीला है अंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दिगंबर, फिर आता है चतुर्भुज, ठीक है ना, फिर होता है नीलकंठ, फिर होता है श्वेतांबर। ये सभी जो आपके उदाहरण हैं वो किसके हैं भैया, बहुव्रीहि समास के हैं। तो ये थे आज के 4 टॉपिक। कौन कौन से, पहले हमने पढ़ा उपसर्ग क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रत्यय क्या होता है, फिर हमने पढ़ा, ठीक है ना, संधि क्या होता है, फिर हमने पढ़ा समास क्या होता है। इस तरीके से 4 टॉपिक के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त करी है। तो इसको अपने नोट्स में लिखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। एक नोट है जिसे आप इस नोट को कर लीजिए कि योग रूढ़ शब्द ही एक प्रकार से बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द, कैसे शब्द भैया, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ शब्द ही एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। सो आज के वीडियो में आपने इन 4 टॉपिकों के विषय में जानकारी की है और ठीक है ना, इसे अच्छे से समझा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।